नमस्कार, अभी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ दीक्षा। आज अभी न्यूज के स्टूडियो में मौजूद हैं अजय कुमार अग्रवाल, जो जन सहयोग समूह के समन्वयक हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे उनसे। आज आज आप जो स्थिति देख रहे हैं कि यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और जो हरियाणा से पानी छोड़ा गया है उसकी वजह से, और जिस तरह से प्राकृतिक आपदाएं चारों ओर आई हुई हैं, लेकिन उससे पानी का स्टोरेज कितना हो रहा है, इससे अभी हम लोगों को क्या फायदा हो रहा है और क्या नुकसान हो रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सर नमस्कार, सबसे पहले आपका नमस्कार। स्वागत है अभी न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा क्या अपने बारे में थोड़ा बताते हुए हम चलते हैं कि आप कैसे काम करते हैं, किस तरीके से लोगों की सेवाएं करते हैं। जन सहयोग समूह मथुरा का मैं समन्वयक हूँ, और जन सहयोग समूह विभिन्न प्रकार की जो जनता की समस्याएं हैं उनको अधिकारियों तक पहुंचाने का काम करता है, और अधिकारियों से हल कराने का प्रयास करता है कि जनता की समस्याएं हल हों। ये जन सहयोग समूह मथुरा का कार्य है, और इसी में हमारे सारे सदस्य लगे रहते हैं। तो सेवा के तौर पर हम इस कार्य को कर रहे हैं। अजय जी, आज का जो मुद्दा है, जैसे अब हमने अपने डिस्कस किया है कि आज का मुद्दा है यमुना में आई बाढ़ जी और पानी का स्टोरेज। जो बाढ़ आती है, जैसा सब जानते हैं कि बाढ़ का पानी स्टोरेज होता है और अंदर धरती में जाता है, फिर खेतों में और खेती में काम आता है, और बहुत चीजों के काम आता है। लोगों के पीने के लिए भी वही पानी स्टोरेज होता है। लेकिन आज वो व्यवस्थाएं कैसी चल रही हैं और किस तरीके से जा रही हैं, हम उस पर बात करेंगे। और आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और ये जनहित से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि बार बार सब लोग सुनते आ रहे हैं कि अगला विश्व युद्ध जब भी होगा तो वो पानी के ऊपर ही होगा। पानी से मतलब पेयजल के ऊपर, जी। क्योंकि पेयजल की कमी निरंतर हो रही है। और आज हमारा जो समाज है वो सब भूगर्भ जल पर निर्भर है। जमीन से पानी खींच रहा है, उसको फिल्टर कर रहा है या आरओ कर रहा है, जो भी कर रहा है, वो पानी का स्रोत जमीन ही है। तो एक बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि बाढ़ का, जो आज बाढ़ आई हुई है, मतलब बारिश का पानी एक साथ इतना गिर गया कि हमारा सिस्टम उसे संभाल नहीं पाया, और वो बाढ़ के रूप में सामने आ गया। तो मुझे बहुत अच्छे से ध्यान आता है कि पिछले साल हमारी दिल्ली सरकार ने हरियाणा से बार बार कहा था कि आप यमुना जल हमारे यहाँ छोड़िए, लेकिन हरियाणा सरकार ने अनसुना कर दिया और ये कहा कि हम तो जमुना जल बार बार छोड़ रहे हैं, आपके यहाँ कितना पहुंच रहा है ये हमें नहीं पता, हमारे यहाँ से तो जा रहा है। अब जब दिल्ली और हरियाणा दोनों लड़ रहे हैं तो मथुरा की तो बात ही बहुत बाद में आती है। भाई, पहले जिसका घर है उसने अपनी पूर्ति कर ली, फिर उसके बाद जिसका घर है बचे हुए में उसने पूर्ति कर ली। हम तो बहुत बाद वाले हैं, मथुरा में बैठे हैं, तो हमारे पास तो अगर सबसे लास्ट में बचेगा तो आ जाएगा। तो यहाँ भी पिछले महीने में यमुना से जुड़ी हुई बैठक जिलाधिकारी महोदय ने की थी, और यमुना के बारे में उन्होंने बहुत चर्चा की, सब लोगों को बुलाया। तो आपका जो प्रश्न है वो यही है कि यमुना में इतना पानी आने के बाद भी, आज तो यमुना भी खतरे के निशान के लगभग बह रही है, तो यमुना में इतना पानी आने के बाद भी वह पानी जमीन में रिचार्ज क्यों नहीं हो रहा? सर, आपकी बात को अगर मैं इस तरीके से लेके जाऊं कि सवाल बहुत सारे हैं जी प्रश्न चिन्ह है ही है कि ऐसे हो सकता है या ऐसा हो सकता है, लेकिन करने वाला कोई शायद है या नहीं है आज की डेट में। अगर ये पानी स्टोरेज होने, जैसे हमने यमुना की स्थिति के बारे में बात की कि जिलाधिकारी जी ने उसमें बैठक भी की थी और लोगों की समस्याएं जानी भी थी और किस तरीके से काम होना चाहिए वो भी जानी थी, हुआ या नहीं वो भी एक प्रश्न चिन्ह बना। अभी अगर हम बंदरों की समस्या समस्या बहुत सारी है, जी पर इनका निदान क्या है? आप क्या कहेंगे इस चीज के लिए? देखिए, आज हमारे जो अधिकारी हैं विकास से जुड़े हुए, चाहे वो विकास प्राधिकरण के हों, नगर निगम के हों, या जिले में बैठे हुए प्रशासनिक अधिकारी हों, वो सभी ये कहते हैं, और सभी अपना अपना अपनी ड्यूटी सब निभा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई ड्यूटी नहीं निभा रहा, लेकिन जो एक प्रकृति का और हमारी वर्तमान तकनीक का जो तालमेल होना चाहिए वो तालमेल नहीं है। और वो तालमेल जब प्रभावित होता है या नहीं होता है, टूटता है, तब ऐसी दिक्कतें आती हैं कि समाज उस विडंबना को झेलता है, और समाज ऐसे ही झेल रहा है कि आज बार बार कहा जा रहा है कि आप अपने मकान खाली करिए जमुना किनारे रहने वाले, जबकि यमुना पे 1990 में शुरू हुआ और 2003 में बना हुआ गोकुल बैराज, उस समय ये कहा गया था
कि यमुना का जल स्तर, यमुना में पानी रहेगा और मथुरा का जल स्तर 40 फीट तक रहेगा, इससे नीचे नहीं गिरेगा। आज 100 फीट पर भी पानी नहीं है मथुरा में। तो इसका बड़ा कारण ये है कि मथुरा में जो यमुना है उसके अंदर नालों की सिल्ट जमी हुई है, वाटर रिचार्ज नहीं हो रहा है, पानी जमीन के अंदर नहीं जा रहा। पानी आया, बाढ़ का आया या नालों का आया, वो बह गया और बह करके आगे चला गया, इलाहाबाद पहुंच गया, वहां से समुद्र में चला गया। तो हमारे सिस्टम को ये समझना पड़ेगा कि हम तले से सफाई यमुना की, मथुरा की कराएं, और उसमें जो सिल्ट है जब तक वो नहीं निकलेगी, क्योंकि होता क्या है कि आज अगर स्नान करने कोई यमुना में जाता है, यमुना का धार्मिक महत्व है मथुरा में, तो यमुना में स्नान करने जाता है तो पहले तो रेती थी यमुना के अंदर, आज उसे चिकनी मिट्टी मिलती है। वो चिकनी मिट्टी नालों की सिल्ट है। अब जब तक वो साफ नहीं होगी तब तक बाढ़ का पानी आया या बारिश का पानी आया, वो भी बह के निकल गया, कोई लाभ नहीं हुआ। तो सिस्टम इस असलियत को समझता नहीं है या समझने के बाद काम नहीं करता है, ये बड़ी दिक्कत है। जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार कौन, ये तो आपका बिल्कुल सवाल है। इन सब चीजों का जिम्मेदार कौन है? देखिए, आप जनसेवक हैं, जी अधिकारी अपने तरीके से अपना काम करते हैं, जी परेशानी जनता को हो रही है। आपने अभी अभी कहा कि ये सब धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है, तो उनकी धर्म की भावनाएं भी आहत हो रही हैं। जी, लेकिन जिम्मेदार कौन है, इसका शायद कोई जवाब दे सकता है। इसका जवाब तो किसी के पास नहीं है, क्योंकि सभी ये कह देते हैं हम अपने हिसाब से सब काम कर रहे हैं। अगर सभी अपने हिसाब से काम कर रहे होते सर, तो शायद ये स्थिति उत्पन्न ही नहीं हो रही होती। बिल्कुल, आपका ये प्रश्न बिल्कुल सही है कि अगर सभी सही काम कर रहे होते तो स्थिति उत्पन्न क्यों हुई। तो स्थिति उत्पन्न होने का मुझे जहाँ तक लगता है यही कारण है कि हमारी नवीन तकनीक में विकास की जो तकनीक है और प्राकृतिक जो व्यवस्थाएं हैं उनमें तालमेल का अभाव है। वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, एक दूसरे को तोड़ रही हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है। क्योंकि एक समय ऐसा होता है कि पुराने हजारों साल से ये बात चली आ रही है कि जब बारिश आती है तो सारे जितने भी नाले नदी हैं सब अपने आप प्राकृतिक रूप से साफ हो जाते हैं। अब हमने तो इतनी बड़ी बांधों की व्यवस्था बना ली, हमारे इंजीनियर लगे हुए हैं, उन्होंने सारी सुविधाएं दे दी, उसके बाद भी हम नदी नालों को साफ नहीं कर पाए। आज पहले ऐसा मैंने कहा कि प्राकृतिक जो एक साफ सफाई का एक पैटर्न बना है सालों से, आज वो कहाँ है? आप सर ने कहा कि भाई बांध की व्यवस्था सही नहीं है, लेकिन हम जो प्रकृति को दे रहे हैं, क्या प्रकृति हमें वापस नहीं दे रही है? क्या नहीं, कहेंगे? प्रकृति का तो सीधा हिसाब होता है कि अगर आप उसे अच्छा देंगे तो वो आपको अच्छा देगी, वो तो रिटर्न करती है आपको। अगर आप, और प्रकृति तो ब्याज सहित चुकाती है। ब्याज सहित कैसे चुकाती है कि हम जो पेड़ लगा, पौधा लगाते हैं ना, तो हमारे आने वाली पीढ़ियां उससे फल प्राप्त करती है। ये तो प्रकृति का नियम है। जी। अब जब हम पेड़ जो पौधे लगाएंगे वो कांटे वाले लगा रहे हैं विकास के नाम पर, तो फिर आने वाली पीढ़ियों को फल मिलेंगे या कांटे मिलेंगे? तो वो कांटे हो सकता है ये मिल रहे हैं और आगे और भी मिले, इससे भी ज्यादा। जागरूकता आई है, जैसे हम देख रहे हैं कि जागरूकता लोगों में आई है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद काम की कमी की वजह से ये चीजों का हल नहीं मिल पा रहा है और जनता इससे परेशान है। और ऐसा हमने कहा कि जनता की बात अधिकारी तक पहुंचाना आपका काम है, और छोटी छोटी चीजों को जो हो रही है इस दुनिया में। और यमुना, अगर हम बात करें खेतों की, तो सब बाढ़ का पानी जिस तरीके से आया हुआ है, इससे सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं किसान और आसपास जो यमुना किनारे लगे हुए हैं वो लोग। उन लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है और उन लोगों का कहना यही है कि हम हर साल इन चीजों को झेलते हैं। और हर साल ऐसा क्यों होता है कि जब पता है कि बाढ़ आएगी या पानी छोड़ा जाएगा, तो पहले से क्यों ये तैयारियां नहीं होती हैं? ये किसानों का सवाल है। आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल सही बात है आपकी कि सबको पता है कि हर साल ये परेशानी होगी, फिर भी हम उसके बारे में उसका स्थायी निदान क्यों नहीं करते, स्थायी हल हमारे पास क्यों नहीं है, जबकि हम तकनीक में बहुत आगे जा चुके हैं, हमारा देश बहुत आगे जा चुका है, लेकिन स्थायी निदान उसका क्यों नहीं है? तो कहीं ना कहीं हमारे जो किसान हैं उनका हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में जुड़ाव नहीं है। प्रशासनिक अधिकारियों की योजनाएं उन तक नहीं पहुंच रही हैं, किसानों तक। और ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि किसान भी आज पूरी तरह से जमीन के पानी पर ही खेती कर रहा है, वो भी उसी पर निर्भर खेती है हमारी।
और जमीन से पानी बराबर खींचा जा रहा है। अब एक बहुत बड़ी दिक्कत और सामने आ रही है कि जो पानी जमीन से खींचा जा रहा है वो पानी शुद्ध नहीं आ रहा, केमिकल युक्त आ रहा है। क्योंकि हमारा किसान तो इतना भोला भाला है, उसे पता ही नहीं होती। वो बीज की दुकान पर गया और उसने कह दी मेरी पैदावार ज्यादा हो, तो बीज वाले ने उसे क्या क्या दवाएं दी उसमें डालने के लिए, कीटनाशक दे दिया और क्या दवाएं दे दी, वो उसने वहां पर छिड़काव कर दिया। अब वो छिड़काव फसलों में हुआ और जमीन के माध्यम से वो जमीन के अंदर पहुंच गया। जैसा आपने कहा था ना कि प्रकृति वापस करती है, और वो फिर आपको वापस करती है। जब आप रसायन को दे रहे हैं जमीन में, तो रसायन आपको वापस मिल रहा है। किसान को तो बेचारे को पता ही नहीं है कि मैं ये रसायन लाया था, ये मेरी आने वाली पीढ़ी के लिए क्या करेगा। तो ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए मुद्दे हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें हैं कि अगर हम इन पे ढंग से ध्यान दें तो जो इतना पानी हमारा बरसात का आया और वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ना होने के कारण, जलाशय ना होने के कारण, पोखरें खत्म हो जाने के कारण वो सारा बह के चला गया। हम अगर उसका स्टोरेज कर लेते तो वो हमारी आने वाली पीढ़ी के और हमारे भविष्य में काम आता। सर का मेन बिंदु यही है जिस पे ये चर्चा कर रहे हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए, जलाशय स्टोरेज करने की, मतलब पानी स्टोरेज करने की व्यवस्थाएं सही होनी चाहिए, जिससे हम आने वाली पीढ़ी उस चीजों का लाभ ले सके और आज जो विपदाएं आ रही हैं हम सबके सामने वो ना आए। तो ये थे अजय कुमार अग्रवाल जी, जिन्होंने प्राकृतिक आपदाओं से जुड़ी हुई बातें की और क्या स्थिति उत्पन्न हो रही है और क्या नहीं होनी चाहिए उस पर हमने चर्चा की अभी न्यूज के माध्यम से। अभी देश और दुनिया की सारी खबरों के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ अभी न्यूज के साथ। नमस्कार। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक की छत के नीचे ब्रजवासियों को मिलेगा संपूर्ण रोगों का इलाज, वो भी रियायती दरों पर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर, MRI, CT स्कैन, कलर डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, इको, सभी प्रकार की खून और पेशाब की जांचें, न्यूरो से संबंधित रीढ़ की हड्डी व दिमाग के ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर व पेट से संबंधित सभी रोगों का इलाज, ब्लड बैंक, डायलिसिस व एम्बुलेंस की सुविधाएं, इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। OPD सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर।